नमस्कार प्यारे बच्चों, एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है। पहले एक छोटी सी सूचना देता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। 1 मई 2020 को एमपीएस तारानगर मॉडर्न प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारानगर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। कोरोना महामारी के समय में देश में और राज्य में ब्लड की कमी को देखते हुए एक ब्लड बैंक का आयोजन किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है, आप बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें और इस कोरोना महामारी के वक्त में सब लोग इस लड़ाई से लड़ने में अपना योगदान प्रदान करें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले वो सुनिए। इस ब्लड कैंप का आयोजन एमपीएस यानी मॉडर्न प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारानगर हिंदी मीडियम कैंपस में होगा, जो तारानगर पुलिस थाने के सामने है। वहाँ इस बैंक ब्लड कैंप का आयोजन होने जा रहा है। 1 मई 2020 को होगा। आपको क्या करना है उससे पहले वो सुनिए। हम कोरोना महामारी के इस समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसका आयोजन कर रहे हैं, तो आपको कल शाम तक जो भी इस कैंप में अपना योगदान देना चाहता है वो लोग अपनी सूचनाएं यानी सूचना में अपना नाम, अपने गाँव का नाम यानी अपना एड्रेस, अपने मोबाइल नंबर, और अगर किसी बच्चे को अपना ब्लड ग्रुप मालूम है तो वो अपना ब्लड ग्रुप आज कल शाम तक हर हाल में ये जो मोबाइल नंबर आपको दिए गए हैं इन मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सअप करना है। आपको क्या करना है, कल तक हर हाल में कल शाम तक इन मोबाइल नंबर पर बोल देता हूँ 9414842808 इन नंबर पर अपनी डिटेल, नाम, गांव का नाम यानी एड्रेस और अपना अगर ब्लड ग्रुप पता है तो भेज दें, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अवश्य ध्यान रखें, आप कल शाम तक ये सूचना जरूर भेजें। अगर सूचना नहीं भेजते हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के इस समय में सारी जानकारियां हैं वो प्रशासन को देनी होगी। तो इस वजह से बिना जानकारी दिए कोई भी व्यक्ति इस कैंप में न आए, हमारा ये अनुरोध है। और जो व्यक्ति आना चाहता है, इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, वो सब लोग अपनी डिटेल कल शाम तक इन मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सअप कर दें। चलिए अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखिए, मैंने समघात अवकल समीकरण और समघात रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरणों पर कल आपसे चर्चा की थी। आज बहुत इंपॉर्टेंट जो अवकल समीकरण है उस पर बातचीत करना चाह रहा हूं। इस अवकल समीकरण का नाम है रेखिक अवकल समीकरण। प्यारे बच्चों, परीक्षा में जो सवाल आता है लगभग ये निश्चित है कि एक सवाल इससे आता ही आता है, रेखिक अवकल समीकरण। अब रेखिक अवकल समीकरण है क्या चीज वो सुनो पहले। तो रेखिक अवकल समीकरण क्या चीज है पहले वो सुनिए। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका रूप याद रखना, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, परीक्षा में नहीं हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाला सवाल इससे पक्का पूछा जाता है। यहां देखिए, इसका फॉर्म लिखता हूं मैं तो dy अपॉन में dx प्लस ये है आपका px और y इक्वल्स टू है, मैंने लिखा qx। इसके दो फॉर्म है, मैं दोनों लिख दूंगा, पहले एक सुनिए। dy अपॉन dx का ये जो कोफिशिएंट है यहां आने वाला वो इकाई होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग। पहला, यहां dy अपॉन dx के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो इकाई होना चाहिए, नहीं है तो भी बनाएंगे। उसके बाद y के साथ यहां जो दे रखा है px है, ये क्या चीज है, ये है x का फंक्शन, x का फंक्शन, ठीक है। या ये हो सकता है अचर यानी कांस्टेंट फलन। ध्यान करिएगा, जो चीजें बता रहा हूं उन पर पूरा ध्यान होना चाहिए। ये x का फलन या अचर फलन कह दो आप लोग। ये qx है वो भी ऐसा ही है, या तो x का फलन होगा या क्या होगा, अचर होगा। इस फॉर्म की आपके पास अवकल समीकरण होगी। देखो dy अपॉन dx है तो यहां y आएगा, ये ध्यान रखना। यहां अचर आ सकता है, x का फलन आ सकता है, यहां अचर आ सकता है, x का फलन आ सकता है। इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है रेखिक अवकल समीकरण। इसका दूसरा जो फॉर्म है वो भी इसके साथ साथ ही लिख देता हूं मैं, आपको दिक्कत नहीं हो। अगर ऐसे लिखा हुआ है dx अपॉन में आपके पास लिखा है dy, तो यहां जो आएगा वो आएगा py इंटू आएगा qx आएगा यहां, और ये आएगा qy। इसका मतलब सीधा सीधा ये है प्यारे बच्चों कि यहां जो p है वो किसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ y होगा, या ये कांस्टेंट फलन होगा। क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये py भी ऐसा होगा और ये qy भी ऐसा होगा। अगर dx अपॉन dy है तो यहां y का फलन होगा, यहां x होगा। इस बात को ध्यान रखें।
क्यू वाई भी एक्स वाई का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। दोनों में थोड़ी बहुत समानता आपको नजर आ रही है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर ऐसा आ गया तो उसको सोल्व कैसे करें, यानी उसका हल कैसे निकालें, वो सुनिएगा जरा। 2 स्टेप में काम है पूरा ही समीकरण का। सबसे पहला काम आपको इसका आईएफ ज्ञात करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसका। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा वो सुनिए जरा। अगर ऐसी कोई इक्वेशन लिखी है तो उसका आईएफ होता है ई और इसके ऊपर इंटीग्रेशन का निशान और पी डी एक्स, ये होगा इसका आईएफ। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आईएफ होगा ई, इसकी पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा। अब आपने ये आईएफ अगर निकाल लिया है, तो आईएफ निकालने के बाद क्या करना होगा, अब इसका हल ये नहीं है, हल अब लिखेंगे। ऊपर देखिए यहां क्या है, वाई है, ये प्रतंत्र चर है या स्वतंत्र आपको मालूम है। सबसे पहले उसको लिखना है, यहां y लिख दिया, इंटू करना है आईएफ से इंटू कर दिया, इक्वल्स टू लिखना है आपको आईएफ, ये लिख दिया आईएफ, इंटू क्या करना है आपको, इंटू करना है इधर लास्ट में क्या है, ये क्या है वो लिखना है क्यू एक्स, जो x का फंक्शन है, इंटू में लिखना है डी एक्स। ये जो आपने लिखा है, ये सब का सब जो लिखा गया आपके सामने आ रहा है ना, ये क्या है, ये है आपका इस दी गई रेखिक अवकल समीकरण का हल है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इस समीकरण का सॉल्यूशन है, यानी इसका हल है। प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई हो। जब तक आप ये याद नहीं करोगे 2 लाइनें, आपको सवाल चाहे कैसा ही दे दे, हार्ड दे दे, आसान दे दे, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। दूसरा देखिए ये दे रखा है, इसमें अगर निकालना है तो इसका भी पहले आईएफ निकालना पड़ेगा। इसका आईएफ इससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तरीका यही है, ई और जो यहां P था वो था x का फंक्शन, यहां पूरा लिख देता हूं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए px है और dx है। देख लो तुरंत समझ में भी आ जाएगा। अगर x का फंक्शन है तो उसके साथ dx आएगा, अगर यहां py यानी y का फंक्शन है तो ये py आएगा, और किस किस रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद आपको इसका हल यानी सॉल्यूशन लिखना है। क्या होगा वो होगा, ऊपर क्या है देखो x है तो यहां लिख दो x, इंटू क्या है, इंटू में आपके पास है जो भी दे रखा है, इधर जैसे आपने आईएफ लिखा, यहां क्या दे रखा है आईएफ लिख दो, इक्वल्स टू क्या आएगा, इधर लिख दो आईएफ, ये लिखना है, लिख दिया आईएफ, इंटू किससे करना है, क्यू से करना है। क्यू में क्या है, वाई का फंक्शन है, वाई को लिख दो। इंटीग्रेशन भी जिसका फंक्शन होगा उसकी रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो आप किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, वाई की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दोगे तो यह आ जाएगा वाई। इसको सोल्व करो पहले, इसको सोल्व करने के बाद क्या करना है जी, करना यही है कि इसका जो भी हल आएगा वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस वाले का ये होगा। लेकिन ध्यान करना, परीक्षा में बहुत ही कम चांस ऐसा होता है, अगर बिल्कुल आसान पेपर आता है तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है वैसे ही दे देता है, लेकिन अगर पेपर आसान नहीं आया, हार्ड आया, तो आपको एकदम डायरेक्ट ऐसे दिखेगा नहीं कि ये लीनियर है, आपको पहले उसको बनाना पड़ेगा। इस पर कुछ सवाल अपन करते हैं, आपको ये बात याद रह जाएगी शायद प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आप बस मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में। कोई कुछ भी आपको कह सकता है, लेकिन सफलता आखिरी आपको आपकी मेहनत ही दिला सकती है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप सब जानते हैं। और अगर आप किसी की बहकावे में आ जाते हो कि भाई सफलता इतनी आसानी से दिला सकते हैं, तो आप या तो आगे वाला मूर्ख है या अपन मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए सवालों की बात करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, इस पर थोड़े सवाल ले रहा हूं मैं, आए तो बहुत सवाल है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल 2017 के आरबीएससी एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या था सुनिए, आसान सा सवाल है, कोस एक्स स्क्वायर और यहां लिखा है dy अपॉन में dx, ठीक है, और ये हो गया आपका y इक्वल्स टू दे दिया आपको 10x। मैंने पहली बात ही बताई थी आपको, इस तरीके का अगर आपको कोई इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने को जो रूप बताया था वैसा दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, एक नहीं है, यहाँ एक बना दो, सब पता चल जाएगा। इसका भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका dy अपॉन में कितना dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इंटू ये हो गया y इक्वल्स टू ये हो गया आपका 10x बटे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स। समझ गए प्यारे बच्चों, तो ये होगा आपका dy बटे कितना dx, प्लस
ये होगा sec स्क्वायर और x इंटू क्या होगा y इक्वल्स टू, देखिए ये हो गया आपका sec स्क्वायर x इंटू क्या होगा आपका 10x। कोई समस्या है? नहीं है जी। आपको एक ही बात बताइए, अब आपको पता चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx है, px है, qx है। तो सबसे पहले लिखो कि यहाँ px की वैल्यू क्या है। px की वैल्यू आपके पास sec स्क्वायर और x। फिर देखिएगा qx की वैल्यू क्या है। qx की वैल्यू आपके पास है sec स्क्वायर और x। ये लिख दिया मैंने 10x। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब निकालेंगे अपन इसका IF। IF क्या होगा देखिए जरा, ये हो गया E और px लिख देते हैं, px और dx निकालना है। px की वैल्यू क्या है? px की वैल्यू है sec स्क्वायर x, तो ये लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x और ये हो गया dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम है अपने को क्या होता है 10x, तो यहाँ लिख दिया e की पावर कितना है 10x। ये IF आ गया। IF आने के बाद इसका हल लिखना है। ठीक है, हल क्या होगा वो सब लोग जानते हैं, लिख दो पहले फॉर्मूला क्या है, y इंटू IF है। ठीक है जनाब, इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है IF इंटू क्या है QX है। ये लिख दिया मैंने QX और DX। बात समझ में आ गई? अब चलो y इंटू IF क्या है, IF है e की पावर 10x, तो ये हो गया e की पावर कितना 10x इक्वल्स टू क्या होगा, IF है e की पावर 10x, यहां लिख दिया e की पावर 10x इंटू QX की वैल्यू है आपके पास sec स्क्वायर x और 10x। ये हो गया आपका sec स्क्वायर x और कितना 10x और यहां लिख दिया मैंने dx। प्यारे बच्चों शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें वो सुनिए जरा। जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना देखिए एक काम करते हैं, 10x को अगर मैं t मान लेता हूं मान लो, तो 10x का आप लोगों को मालूम है डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। ये sec स्क्वायर मिल रहा है, इसको t मान लिया तो e की पावर t इंटू टी आ जाता है, जिसका आसानी से कर सकते हैं अपन। y तो पुट कर देता हूं मैं, यहां देखो पुट कर दिया मैंने कि 10x जो है ना वो क्या है t है, तो यहां क्या आएगा आपके पास sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt। ये लिखा तो यहां आएगा e की पावर आपके पास कितनी है t। अब देखो ध्यान से, sec स्क्वायर x है और ये dx है, ये तो हो गया dt, ये t हो गया, ये t हो गया, तो लिख दो e की पावर t डॉट dt। प्यारे बच्चों इसके आगे की कहानी मैं इधर समझा देता हूं, देखिएगा जरा इधर वाला, यहां लिखा है e की पावर t और dt। अब जिन बच्चों को ये इंटीग्रेशन आता है ना e की पावर x डॉट x और dx, वो इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। आपको वैसे सीधा भी मालूम है, सीधा नहीं मालूम है तो मैं एक बार बता देता हूं। आइलेट से अपन फर्स्ट और क्या मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, सबको समझा देता हूं इसके साथ ही। एक आइलेट में पहले आई आता है, आई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जो पहले आए उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आए उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट को बाहर लिखेंगे e की पावर x लिख दिया, सेकंड का क्या करेंगे देखिए I L A T E, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, इसका मतलब जो बाद में है उसको सेकंड मानना है, तो इसको फर्स्ट मानना है और इसको क्या मानना है सेकंड मानना है। मान लिया साहब, जो पहले आया उसको बाहर लिख दो, x को बाहर लिख दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन कर दिया, लिख दिया माइनस, यहां देखिए अब जिस भाग का आपने पहले क्या किया इंटीग्रेशन किया है, तो आप लोगों को मालूम होगा सीधे सीधे जिसका पहले आपने बाहर लिखा है उसका अवकलन करते हैं। x का अवकलन किया आपने d अपॉन dx लिख दिया x की रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन पहले जिसका किया था उसका इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन आता है, तो ये e की पावर x का e की पावर x आ गया, ये एक हो गया तो ये e की पावर x ही बचा, e की पावर x का वापस e की पावर x हो गया, तो ये हो गया x e की पावर x माइनस e की पावर x, तो ये हो गया e की पावर x कॉमन हो गया x माइनस 1 प्लस c। आपको ये पक्का याद ही रखना, मैंने तो समझा दिया लेकिन आपको याद ही होना चाहिए कि x e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो होता है e की पावर x x माइनस 1, तो यहां लिख देंगे। देखिए वो लिखा है, मैंने लिख दिया e की पावर t और ये लिख दिया t माइनस 1 प्लस यहां c लगाते हो तो c लगा दो। इधर आपके पास क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है y e की पावर 10 और x, समझ गए। अब t की जगह वैल्यू रख दो वापस, y इक्वल्स टू e की पावर y इंटू e की पावर 10x इक्वल्स टू e की पावर 10x, और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस क्या हो गया c। बस आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए अगला सवाल अपन एक और करते हैं।
क्या है अगला सवाल देखिए। जो भी मैं इस पर सवाल करा रहा हूं वो सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, बोर्ड की परीक्षा में भी आए हुए हैं और यही सवाल कंपटीशन में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वहां सीधा आईएफ पूछता है, किसी में हल पूछ लेता है, अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल और करते हैं अपन, देखिए ये एक सवाल है 1 + x² है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों इस सवाल को, dy है। जब भी पेपर थोड़ा ठीक होगा तब ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान देगा तो ऐसा सवाल आपको नहीं देता है। ये हो गया cot x और ये हो गया dx। अब पहली बात तो बच्चे के सामने ये पहचानना बड़ी मुश्किल होता है कि ये समीकरण कैसी है, समझ गए। तो ऐसे ही सवालों की तैयारी आप लोगों को करनी है। सबसे पहले अपन पहचानते हैं कि ये समीकरण कौन सी है। तो देखो dx दो जगह है, एक जगह लिखो इसको, एक जगह लिखोगे तो 1 + ये आ जाएगा आपका x² हो गया। ये हो गया dy इक्वल्स टू, देखिए इसको इधर ले जाओगे, dx है ही, इसको इधर लाओगे तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं इसको इधर लिख देता हूं तो ये हो गया cot x माइनस कितना है 2xy है, ये लिख दिया। और यहां क्या आ गया dx। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, इस dx को पकड़कर इसके नीचे लाओ और इसको इधर ले जाओ, सब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया dy अपॉन में कितना dx, इसके साथ क्या है 1 + x², कोई परेशानी नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए इधर जो लिखा है वो है आपका अब cot x और ये लिखा है माइनस का 2xy। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका dy अपॉन में कितना dx, लिख दिया जनाब, इक्वल्स टू cot x में आपने भाग किसका दिया है जी 1 + x² का, माइनस ये हो गया 2x बटे 1 + x² आ गया, ये y आ गया। इनको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका dy बटे कितना dx, ये प्लस हो गया 2x बटे 1 + x², ये y, ये हो गया आपका cot x बटे कितना 1 + x², ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए बिल्कुल आसान सवाल हो गया और आपको जैसा बताया था वैसा ही चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये वाली वैल्यू जो है वो px की आपको नजर आने लग गई, ये वाली वैल्यू आपको qx की नजर आने लग गई ना। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये तो हो गई आपके px की, और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई qx की। अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या निकालेंगे if निकालेंगे जनाब। if में क्या है e की पावर p dx है, तो px की वैल्यू क्या है, ये है 2x बटा 1 + x² और dx। अब मैंने बताई वो बात काम आ रही है, देखो नीचे वाले का आपको अवकलन ऊपर मिल रहा है, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको लिखोगे e की पावर और log, जो नीचे दिख रहा है वो लिख दो 1 + x²। अब देखो यहां भी e है और यहां भी e है, जब भी आपके पास ऐसा कभी आए log और log a की पावर x, तो इसका मान हमेशा x होता है, याद रखना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऊपर जो बचा है वो लिख दो 1 + कितना है x², बस बात खत्म हो गई। अब देखिए आगे क्या करना है, यहां से इस वैल्यू को लिखेंगे तो हल कैसे निकालेंगे वो सुनो। हल में लिखना है आपको, ऊपर y दे रखा है, इंटू if करना है, इक्वल्स टू करना है if, और इंटू में आपको लिखना है qx और कितना dx। तो if की जगह if की वैल्यू 1 + क्या है x² है, डॉट यहाँ है, इक्वल्स टू ये 1 + x² है, और ये आ जाएगा डॉट cot x बटे क्या है 1 + x²। देखिए ये रहा qx की वैल्यू, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, इधर आपका dx है। अब बच गया आपके पास cot x। एकदम आसान सी बात बताता हूं, अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं हो कि cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो याद करने का तरीका बता दिया ना आपको। देखिए नीचे cos x बट्टा क्या होता है, ये sin x होता है जी साहब, ऐसा ही होता है, याद है हमें। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है। नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल गया तो और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है आपके लिए, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल गया तो log नीचे वाला लिख दो ना, log, और ये लिख दो e और ये लिख दो sin x, बस बात खत्म हो गई। और इसी के साथ आपका ये सवाल भी पूरा हो गया। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों, नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में मैंने रेखिक अवकल समीकरण को आपको करवा दिया, कल एक अवकल समीकरण और बची है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको एक सवाल दे रहा हूं आज, एक तो ये सवाल आपको करना है sec x dy/dx इक्वल्स टू कितना है y + sin x है। एक सवाल है dy/dx + 2y cot x इक्वल्स टू 4x cosec x, x की वैल्यू 0 नहीं है, y 0x = π/2 है, तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है।
अब ये सवाल तो आपको करना है, लेकिन विशिष्ट हल कैसे ज्ञात करोगे इसकी एक थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं। मान लो इसी सवाल में वो आपको कह देता कि x बराबर यदि आपके पास में π/2 है, ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी जो है वो 0 है। आपको क्या करना है, c तो मैंने लिख रखा है, आपको x की जगह π/2 करना है, y की जगह 0 लिख देना है। यहां 0 होते ये 0 हो जाएगा, π/2 करते ये 0 हो जाएगा, तो log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, c लिख देना है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि इसकी वैल्यू भी 0 है, तो ये साइन 0 हो जाएगा। ऐसे ही जो भी लास्ट में हल आए वहां आपको ये सब वैल्यू रख देनी है और यहां से c का मान ज्ञात कर लेना है। c का जो भी मान आए वो वापस यहां रख देना। वो इसका कौन सा हल कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका विशिष्ट हल। क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाएगा। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, यानी वो PS होगा। और अभी जो आप ज्ञात कर रहे हो c वाला, ये क्या है आपका, वो है GS। GS का मतलब है जनरल सॉल्यूशन है। ये जनरल सॉल्यूशन c का मान रखते ही आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल। तो ब्लड बैंक की बात याद रखना, आगे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।